यही बेरोजगार है और यही बेरोजगार है जो एक समय के बाद आतंकवादी बनता है और तुम्हारे जैसे नेताओं के मुंह पे चप्पल मार के चल जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी? सीधी सी बात है। युवा बहुत गुस्से में है। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव प्रचार में निकले तो हिसाब से निकले। बीजेपी वाले खासकर सुन ले, तो वो खाली रहेगा, बेरोजगार रहेगा, गलत काम करेगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा या कोई भी आपराधिक कृत्य में वो लिप्त रहेगा। पुलिस की भर्तियां आती हैं तो पुलिस की भर्ती 5 साल 6 साल नहीं, आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, एक कैलेंडर निर्धारित कीजिए कि भैया 2000 पद हम दे रहे हैं, फलानी डेट को फॉर्म भरेंगे, फलानी डेट को आपका एग्जाम होगा, फलानी डेट को आपका ग्राउंड होगा, मेडिकल होगा। तो एक आप पूरा कैलेंडर प्रोवाइड करें और उस कैलेंडर के हिसाब से आप भर्ती लें। एक ग्रह से एक अपने दूसरे उपग्रह में चंद्रयान छोड़ रही है, ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रदेश की व्यापम है इससे एक सड़ा सा एग्जाम सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी संस्थाओं को और ऐसी सरकारों को कोई ज़रूरत नहीं है सत्ता में आने की। और आपको, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्सों से, अगर जिस दिन ये आपके गली मोहल्ले में वोट मांगने आते हैं, इनको वोट नहीं देना है, जूते चप्पल की माला ऐसे गले में डाल देना है। अब वो नेता जो 4 दिन के लिए नेता बनते हैं और जिंदगी भर पेंशन खाते हैं, उनको बेरोजगारी का दर्द इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता। उनको नहीं समझ में आता कि जब अपने ही लोगों की आंखों की उम्मीद टूटती है तो कितना बुरा लगता है। अगर हम ऐसा देखें तो ये मुद्दे हमेशा मुद्दे ही रह जाएंगे और लोगों को इस चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। प्रश्न है कब तक, आखिर कब तक और ऐसा चलेगा कि प्रदेश का, जिले का युवा अवसर की कमियों की वजह से अपनी तैयारी को कमज़ोर मानकर हताश होता रहेगा। स्कूल, ग्रेजुएशन और अनगिनत एग्ज़ाम्स के बाद कोई 3 साल से तो कोई 4 साल से एक नौकरी की चाहत में तैयारी कर रहा है। फिर एमपी पटवारी हो, एमपी फॉरेस्ट हो, कांस्टेबल हो, या फिर प्रदेश का सबसे रेप्यूटेटेड एग्ज़ाम एमपी पीएससी हो, जिसका रिज़ल्ट अपने आप में खुद एक एग्ज़ाम बना हुआ है जो क्लियर ही नहीं हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे शहर के युवा एस्पिरेंट्स जो भी इसी आस में तैयारी कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कब। चलिए उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आपका नाम? निमेश पटले। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? वही लगभग 4-5 साल हो गए। किस विषय में तैयारी कर रहे हैं? शुरू में तो मैं सिविल सर्विस की कर रहा था, पर फिलहाल में अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट। अभी वनडे की कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की हाँ तैयारी कर रहे हैं जी। तो कैसे देखते हैं आप अवसरों को? अवसर तो मिल नहीं रहे हैं और मिल रहे हैं तो घोटाले हो जा रहे हैं, जैसे कि पटवारी घोटाला हुआ और इससे पहले भी अभी शायद शिक्षक भर्तियों का भी कुछ घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है और गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान दे नहीं रही है, ना रोज़गार का कोई मुद्दा उठा रहा है। और सबसे बड़ा इशू प्रदेश में हो, देश में हो, बेरोज़गारी का है, लेकिन बेरोज़गारी को लेके कोई सरकार सीरियस नहीं है और मुझे नहीं लगता भरोसा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई ध्यान नहीं देने वाली है। ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि विधायक ने एक घोषणा की थी, अब खैर बात 10 साल पुरानी है तो शायद किसी को याद भी ना हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट या ऐसे कई एग्ज़ाम्स जिनमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों के लिए सिवनी में एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। अब उस ट्रेनिंग सेंटर के तो बारे में किसी को पता है नहीं कि वो कहाँ है। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी। आप तैयारी कर रहे हैं? जी। कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 महीने से। 2 महीने से। तो क्या भविष्य देखते हैं आप इस तैयारी में? हाँ, थोड़ा सा मतलब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अवसर भी तो ज़रूरी होंगे। कितने वैकेंसीज देखते हैं आप साल भर में? बहुत कम आती हैं अभी तो ये कहीं ना कहीं चूक है। जी है। जी। आपका नाम? विद्या सोनेश्वर। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे एसएससी की तैयारी। हैं? तो क्या दिखता है आपको भविष्य पढ़ाई में? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। आपका नाम? दिव्या नाविक। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पीएनएसटी। बीएनएस की। क्या अवसर देख पा रहे हैं आप? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। देखते हैं, देखने में तो डावाडोली स्थिति लग रही है। अवसर है नहीं, नियुक्तियां मिल नहीं रही हैं और उस पर है तैयारी। आपका नाम? अमित कुमार राठौर। अमित कुमार राठौर। आप तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो जी गए। हाँ। क्या अवसर देखते हैं आप? देखो क्या होता है आगे, अभी तो तैयारी स्टार्ट किए हैं, कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो भी होता है अब देखते हैं। कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन अवसर भी तो मिलने चाहिए ना। साल में कितनी बार एग्ज़ाम दे पाते हैं आप? अभी तो लगभग 2 बार दे दिया मैंने।
एमपी पुलिस का दिया था। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जी दिया? बिल्कुल। क्या हुआ उसके रिजल्ट का? रिजल्ट का आया, रिजल्ट तो शायद आ गया है, बट अभी वेटिंग में चल रही शायद। जिन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ जा रहे हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है। मेरे साथ और भाई मौजूद हैं। भैया आपका नाम? रोहित उइके। आप तैयारी कर रहे हैं? जी, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो अभी कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले कम से कम 6 मंथ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसमें सरकार से मेरी उम्मीद रहती है कि वो अच्छे नियुक्ति दे और बच्चों को मेहनत के लिए अपने सहयोग प्रदान करे। पर बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार में घोटाला, जैसे बच्चों की जो उम्मीद होती है सरकार के प्रति कि हम सही तरीके से मतलब जानकारी मिले और अन्य कार्य भी करें, पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सरकार बच्चों के लिए हित में भी करती है और कई बहुत ही बेकार भी करती है। इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि सरकार इस बार बच्चों के प्रति इतना कार्य करे कि बच्चे उसमें सक्षम हो पाए। ये बस मेरा तो यही कहना है। सरकार अवसर दे तो बच्चे मेहनत करें। भैया आपका नाम? मेरा नाम अतुल पटेल है। तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं अगले 1 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। ये मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। बस कहीं सिलेक्शन में कुछ 2-4 नंबरों के रुक जाता हूँ तो कहीं मेडिकल में फेल हो जा रहा हूँ। 2020 में मैं दिल्ली पुलिस में मेडिकल में फेल हो गया था। ऐसा ही सब चल रहा है बस। और प्रदेश के एग्ज़ाम्स नहीं देते? हाँ, प्रदेश की भी देता हूँ, बट उसमें भी घोटाला वगैरह वो सब, इस वजह से उसमें भी दिमाग हट चुका है। मैं हो सके तो केंद्र की एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा मैं भरोसा रख रहा हूँ अभी की डेट में तो। अवसरों की कमी, रोज़गार की कमी, और देखने ये मिल रहा है कि अब तो तैयारी में जो जुनून होना चाहिए उसकी भी कमी ही है। हमारे साथ में और भी हैं हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं। जी, आपका नाम? प्रांजल श्रीवास्तव। तैयारी कर रहे हैं? जी। क्या विचार हैं आपके? देखिए सर, विचार ऐसे है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो सिर्फ चुनाव संबंधी होता है। पिछले साल 2017 में पटवारी का पेपर आया था, अब 2023 में पटवारी का पेपर आया, उसकी भी नियुक्ति में धांधली हो गई और नियुक्ति रोक दी गई। जिन लोगों को नौकरी मिली उनको नहीं मिली। अब वो नेता जो 4 दिन के लिए नेता बनते और ज़िंदगी भर पेंशन खाते हैं, उनको बेरोजगारी का दर्द इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता। उनको नहीं समझ में आता कि जब अपने ही लोगों की आंखों की उम्मीद टूटती है तो कितना बुरा लगता है। अगर हम ऐसा देखें तो ये मुद्दे हमेशा मुद्दे ही रह जाएंगे और लोगों को इस चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब मध्य प्रदेश में एक कमीशन है MPPSC, उसको साल में 1 पेपर कराना है और वो 1 पेपर कराने के लिए भी सक्षम नहीं है। अब जो 350 पोस्ट का पेपर है जिसमें 5 लाख बच्चे भर रहे हैं, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी 2020 की जो पोस्टिंग है आप 2023 में दे रहे हो, तो 2023 की पोस्टिंग आप 2030 तक दोगे। इस हिसाब से ये आपका कौन सा सिस्टम चल रहा है? आपके व्यापम स्कैम के बाद से आपने MPSI लाना बंद कर दी। 2017 के 16 के बाद से MPSI नहीं आ रही है। जो लोग आज बेचारे प्राइवेट बैंकों में जाके नौकरी करने लग गए, कोई और काम करने लग गए, पर लेकिन अभी तक उनको MPSI से कोई उम्मीद नहीं रही। इस साल भी सिर्फ सरकार ने MPSI बोल बोल के चुनाव की आचार संहिता आ गई, पर लेकिन MPSI का कुछ अता पता नहीं रहा। तो ये ऐसे भारी मुद्दे रहेंगे तो मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार रहेगा, क्योंकि लोग सरकार से उम्मीद लगाते हैं अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि एक अच्छे लेवल पे भर्तियां आएँ। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये बेरोजगारी ही रह जाएगी और बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ फिर अगले चुनाव तक चले जाएगा और फिर अगले चुनाव से पहले कुछ पद आएंगे और फिर वो कुछ पद भी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना है आपका कि ये जो शिक्षा व्यवस्था अभी मुहैया कराई जा रही है हमारे स्टूडेंट्स को, तो क्या ये आगे कोई प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करती है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था का तो ऐसा है कि हर आदमी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अंग्रेजी पढ़ता है, पर लेकिन जब पेपरों में अंग्रेजी की बात आती है तो उससे अंग्रेजी निकलती नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो आपने 12 साल तक पढ़ा और वही आप उस पर भी उसको स्किल नहीं दिलवा पाए, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप 7-8 महीने किसी को स्किल सिखाएंगे और वो पूरी तरीके से स्किलफुल हो जाएगा? अगर अब ये चीज़ नहीं होगी तो फिर स्किल की तो बहुत दूर की कहानी है। पहले तो उसको एक लैंग्वेज बैरियर ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर स्किल कहाँ से बनेगी? चलिए, हमारे साथ में कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे भाई जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जैसे अभी इन्होंने चंद्रयान 3 छोड़ा है ना, एक डिपार्टमेंट है देश में जो हमारी आंतरिक एजेंसी है, वो मेहनत करके एक ग्रह से एक अपने दूसरे उपग्रह में चंद्रयान छोड़ रही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्रदेश की व्यापम है, इससे एक सड़ा से एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी संस्थाओं को और ऐसी सरकारों को
कोई ज़रूरत नहीं है सत्ता में आने की। और आपको, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्सों से, अगर जिस दिन ये आपके गली मोहल्ले में वोट मांगने आते हैं, इनको वोट नहीं देना है, जूते चप्पल की माला ऐसे गले में डाल देना है। साफ सीधी शब्दों में ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, कोई नहीं लड़ेगा। ये 5 साल बढ़िया विधायकी का पैसा खाएंगे, तुम्हारा जेब का पैसा खाएंगे, पेंशन खाएंगे, अपने घर में मस्त रहेंगे। आप आज भी बेरोज़गार हो, कल भी बेरोज़गार थे और आगे बेरोज़गार रहोगे। तो मेरा सभी मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों से यही कहना है, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, आपको मौका मिला है। और मैं वैसे तो मैं राजनीतिक बातों पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन विपक्ष को भी यहाँ पर ये बोलना चाहिए। अभी विपक्ष चुनाव में आ रहा है लेकिन पटवारी का मुद्दा नहीं उठा रहा विपक्ष। सबसे बड़ी गलती विपक्ष ये कर रहा है। विपक्ष को इस बार शायद देश की जनता मौका देना चाह रही है, प्रदेश की जनता मौका देना चाह रही है, लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि पटवारी का मुद्दा बिल्कुल ठंडा पड़ा है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और आज की डेट में देश में 70% जनरेशन युवा है, जो किसी भी प्रदेश या देश की सरकार, किसकी सरकार होगी, ये 70% युवा डिसाइड करेगा। तो सीधे सीधे मैं कांग्रेस को ये इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पटवारी का मुद्दा उठाएं, आपके लिए मौका है। और विपक्ष इसलिए तो होता है, बिल्कुल विपक्ष इसलिए होता है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मुद्दा मिला है तो मुद्दा उठाएं और बिल्कुल पटवारी का मुद्दा गर्मजोरी से उठाएं, क्योंकि जो युवा है वो बहुत परेशान है और बीजेपी से तो बहुत परेशान है। मैं खुद प्रताड़ित हूँ, मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो मैं उससे यही उम्मीद रख रहा हूँ कि वो आए, बेरोज़गारी पे काम करे और एक प्रारूप तैयार करे। जैसे पुलिस की भर्तियाँ आती हैं तो पुलिस की भर्ती 5 साल 6 साल नहीं, आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, एक कैलेंडर निर्धारित कीजिए कि भैया 2000 पद हम दे रहे हैं, फलानी डेट को फॉर्म भरेंगे, फलानी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, फलानी डेट को आपका ग्राउंड होगा, मेडिकल होगा। तो एक आप पूरा कैलेंडर प्रोवाइड करें और उस कैलेंडर के हिसाब से आप भर्ती लें। तो इसमें युवा उसकी तैयारी में व्यस्त रहेगा। अगर वो खाली रहेगा, बेरोजगार रहेगा, गलत काम करेगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा या कोई भी आपराधिक कृत्य में वो लिप्त रहेगा। तो ये सबसे बड़े जो ड्रॉबैक हैं बेरोजगारी के, ये सरकार को पता होने चाहिए। देश की सबसे बड़ी ताकत होती है युवा, और युवा को अगर आप सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप हिंदू राष्ट्र के जो झंडे गाड़ के हिला रहे हैं, आजकल के युवा को पता ही नहीं है हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है। आप बेरोजगार युवा को सही दिशा दें। आपको कोई काम बनता है, अगर वो काम आपको नहीं मिलेगा आप क्या करेंगे? आप गुस्सा हो जाएंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, जुआ सट्टा खिलाएंगे, किसी का मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे, आपराधिक पैसा करेंगे। तो ये चीज़ सरकारों को सोचना चाहिए। राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। आप 5 साल के लिए आओगे, आप जब राजनीति करके राजनीति से रिटायर हो जाओगे, अपनी जब अंतिम सांस गिन रहे होगे, तो आप सोचोगे तो क्या कैसा लगेगा आपको कि साला मैंने इतने दिन सत्ता में रहा लेकिन किया क्या देश के लिए? राजनीति करने से कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र करने से कुछ नहीं होता है। इससे पहले 1000-1200 साल यहाँ पर दूसरे शासकों ने शासन किए हैं, और ख़ासकर मुस्लिम शासकों ने। तब हिंदू कोई खतरे में नहीं था, आज भी हिंदू खतरे में नहीं है। मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी उतनी पूजा करता हूँ, मैं भी उतनी पाठ करता हूँ, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। लेकिन ये आपको जो चूतिया बनाया जा रहा है, तो युवाओं को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चूतिया ना बने। आपका हिंदू राष्ट्र के नाम पे सरकार चूतिया काट रही है, हर साल काटेगी, हर 5 साल में काटेगी। आपको रोज़गार नहीं मिलना है, ऐसा ही इनके पीछे आप घूमते रहोगे और आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। साफ सीधे शब्दों में 5 साल में एक बार मौका मिला है, अपनी ताकत दिखाने का आपको मौका मिला है। इससे पहले राजशाही थी, लोकतंत्र नहीं था, तब आप बहुत दबी कुचली अवस्था में थे। वो तो आपको एक मौका मिला है कि 75 साल से आप लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके झांसे में अपने को नहीं आना है। हिंदू राष्ट्र के झांसे में तो बिल्कुल नहीं आना है। हिंदू कभी खतरे में नहीं है, वो कभी खतरे में नहीं हो सकता। तो बस इतना ही बोल, बेरोजगारी खतरे में है, और अगर बेरोजगार रहोगे तो फिर हिंदू क्या, सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। तो जे कुछ लोग हैं, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पता चला मेरे को हिंदू विरोधी बोलने लगे कुछ लोग, इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा युवाओं से, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, भैया अपने को करना है पढ़ाई, जॉब करना है तो आपको बात रखनी पड़ेगी। अभी आप मेरे तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, वो अपने हक की बात नहीं कर रहा, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, दूसरा फ़ायदा उठाएगा आपका, सीधी सी बात है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा। चलिए, हमारे साथ में
भैया आपका नाम एक बार फिर बता दीजिए। मेरा नाम निमेश पटले है। बहुत जुनून और बहुत जोश है इनके अंदर और बहुत सारे अधिकारों को भी जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी बात जनता तक जरूर पहुंचेगी, विद्यार्थी आपकी बात का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारी आवाज़ को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं और ख़ासकर मामा तक पहुंचाएं, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें। ये साढ़े 4 साल तक राज करके चूतिया मत बनाइए। और ये जो नियम अभी बनाया गया है, मैं सुन रहा हूँ अगले बहुत सारे मैं भाषणों में कि मेरी बहनों को मैं 1500 कर दूंगा, 1000 कर दूंगा। अरे बहनों का तुम चूल्हे का साला 2000 रुपये कर दे रहे हो यार, और उसको 1000 रुपये दे के चूतिया बना रहे हो। तो ये काम मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, सब लोग अपना खा लेंगे। बस आप युवाओं को रोज़गार दीजिए। और उसके साथ मैं एक कहना चाहूँगा, बीच में अभी एक मैं जब 2020 में 12th पास आउट हुआ हूँ मैं, तो क्या हुआ था कि मैं उस समय एमपी होमगार्ड की तैयारी कर रहा था। लास्ट 2016 के बाद एमपी होमगार्ड की पोस्ट नहीं आई और मैंने सुना कम से कम 30-40 हज़ार पद खाली है वहाँ पे। हर साल नोटिफिकेशन में, अभी बीच में जनवरी में मामा ही आए थे, शिवराज मामा ही बोले कि नोटिफिकेशन आ गया है, बस 2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसियाँ तैयार हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और जब मैंने उसके साथ तैयारी करके भी दूसरी तैयारी चालू किया, इसमें क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं अपने साथ वो चेंज कर देते हैं। वो लोग लक्ष्य यार, कभी एसएससी का लक्ष्य लेके चलते, कभी दिल्ली पुलिस का लक्ष्य लेके चलते, कभी एमपी पुलिस का लक्ष्य लेके चलते। तो लक्ष्य अगर कोई एक हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा, हर किसी विद्यार्थी के लिए प्रॉफिट होगा। अपने एक लक्ष्य के ऊपर आगे चलते रहेंगे। वो एक लक्ष्य तब हो पाएगा ना जब फिक्स हो कि इस डेट को ये एग्ज़ाम होना ही है। पर ये कोई फिक्स नहीं रहता। अब ये नहीं पता कि ये एमपी पुलिस कब आएगा। अब मेरे को तो यही लगता है कि मामा साढ़े 4 साल तक यस करेंगे, उसके बाद आएंगे और 6 महीना मस्त घूमेंगे फिरेंगे, अपनी फिर से सरकार बना लेंगे। ऐसा मत कीजिए, आराम से कीजिए, सबके बारे में सोचिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस एक बार मामा आप सुनिए, युवाओं की बात सुनिए और बेरोजगार इतनी तो मत बढ़ाइए कि आपको लोग बहुत ही बेकार गालियाँ दें। बस यही बेरोजगार है जो एक समय के बाद आतंकवादी बनता है और तुम्हारे जैसे नेताओं के मुंह पे चप्पल मार के चल जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी? सीधी सी बात है। युवा बहुत गुस्से में है। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव प्रचार में निकले तो हिसाब से निकलें। बीजेपी वाले खासकर सुन लें, क्योंकि मैं पहले बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जो पार्टी युवाओं के साथ है और रोजगार के साथ है, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो। और कांग्रेस को एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप ये 1200 दूंगा, 1250 दूंगा, 1500 दूंगा, ये चोचले मत कीजिए। आप एक सही नीति बनाइए। युवाओं के बारे में तो बोल ही नहीं रही है कांग्रेस सरकार, युवाओं के बारे में कांग्रेस सरकार बोल ही नहीं रही है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनका। अगर कांग्रेस सरकार युवाओं के बारे में पटवारी का मुद्दा उठाए, सबसे पहली चीज़ मैं इस चीज़ को बार बार बोलूँगा कि पटवारी का मुद्दा वो उठाए, बहुत सारे युवा समर्थन में आएंगे और कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे वो। क्योंकि इससे पहले 18 साल हो गए यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, युवा सिर्फ प्रताड़ित ही रहा है और हमेशा रहेगा प्रताड़ित। तो बदलाव का दौर है, बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है यहाँ पर, लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसलिए बनाया गया है कि एक पक्ष अच्छा नहीं कर रहा है तो आप दूसरे पक्ष को अपना मत दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इतने सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, इस उम्मीद में तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते इतने थक जाते हैं कि तैयारी छोड़ के कोई खेती, कोई किसानी, कोई नॉर्मल सा व्यवसाय। अब हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है अपने घर से। हमने बात की शहर के एस्पिरेंट्स से और जाने उनके पक्ष, उनके अंदर का गुस्सा, उनकी मांगें। अब देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद, आगे क्या बनती है सरकार, क्या बनती हैं नीतियाँ, क्या बनते हैं नियम और कैसे बढ़ते हैं रोज़गार। इसी के साथ धन्यवाद। मैं खबर सत्ता से प्रशांत भगत।